नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आज एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला जो आप और हमसे जुड़ा हुआ है। जी हां, कोरोना महामारी के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस महामारी का अपनी मुनाफाखोरी के लिए बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, मुनाफाखोर अभी भी सक्रिय है और जो ताजा मुनाफाखोरी की बात सामने आई है वो मुनाफाखोरी हो रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में एक बहुत बड़ा हथियार, एक बहुत बड़ी और बहुत ही कारगर दवा रेमडेसिविर की दवाई की कालाबाजारी से जुड़ी हुई। हालात ये हैं कि इन धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए अब सरकार को भी आगे आना पड़ रहा है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर से रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग रोकने को कहा है। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कहां हो रही है, क्यों हो रही है, कौन लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और सरकार इस ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए क्या कुछ कर सकती हैं, आज शो में समझेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देख लीजिए, मामला समझिए, मेहमानों के साथ लौटते हैं। जिंदगियों से खेल रहे जान के सौदागर, महामारी का फायदा उठा रहे मुनाफाखोर, दस गुना दाम पर हो रहा सांसों का सौदा। देश में कोरोना की स्पीड थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक कोई कारगर वैक्सीन न बनने से मौतों का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों के अलग अलग लक्षणों के आधार पर अलग अलग दवाओं से उनका इलाज कर रहे हैं। ऐसी ही एक दवा है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर को देश में इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल की इजाजत मिली है। इस वक्त रेमडेसिविर की डिमांड आसमान छू रही है और यही कारण है कि जान बचाने वाली इस दवा की जमकर कालाबाजारी शुरू हो गई है। दिल्ली, मुंबई सहित कई राज्यों से रेमडेसिविर की आपूर्ति कम होने और ब्लैक मार्केट में 10 गुना कीमत पर बिकने की खबरें आ रही हैं। कई लोगों को तो महंगे दामों पर भी ये दवा बहुत मुश्किल से मिल रही है। बाजार में कोरोना का असर कम करने वाली फेविपिराविर और डेक्सामेथासोन भी मौजूद हैं। लेकिन रेमडेसिविर की इतनी डिमांड क्यों है, आइए वो भी जान लेते हैं। अमेरिका में रेमडेसिविर का प्रयोग कोरोना के मरीजों पर किया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों को बेहतर नतीजे नजर आए। आपको बता दें, रेमडेसिविर कोरोना के लक्षणों को 15 दिन से घटाकर 11 दिन कर देती है। नतीजे देखने के बाद आईसीएमआर ने भी रेमडेसिविर को भारत में उतारने की इजाजत दे दी। हालांकि अभी भी दवा के क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं, इसलिए ड्रग कंट्रोलर ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन की इजाजत सिर्फ इमरजेंसी में ही दी है। इसके बाद कोरोना की इस दवा की मांग बेतहाशा बढ़ गई, लेकिन अभी रेमडेसिविर के इतने डोज मौजूद नहीं हैं। इस वक्त देश में सिप्ला और हेट्रोलैब्स दवा लॉन्च कर पाई हैं। सिप्ला की दवा अभी बाजार में पहुंची नहीं है, जबकि 20,000 वायल मार्केट में भेजी थी जो अब खत्म होने को हैं। रेमडेसिविर दवा अभी तक भारत में नहीं बनाई जाती थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी गिलियड ने हेट्रोलैब, सिप्ला, माइलैन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डीज और जाइडस कैडिला के साथ भारत में दवा की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का करार किया है। सिप्ला ने रेमडेसिविर की कीमत 4,000 और हेट्रो ने 5,400 रुपए तय की है। आमतौर पर एक मरीज को इसकी 5 से 6 डोज देनी होती है। सप्लाई में कम और डिमांड में ज्यादा होने के चलते ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 50,000 रुपए तक वसूली जा रही है। डीजीसीआई ने हाल ही में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर निर्देश जारी किए। डीजीसीआई ने सभी ड्रग कंट्रोलर्स को रेमडेसिविर सही दाम पर उपलब्ध कराने को कहा है।
The Drugs Controller General has also directed state governments, उन्होंने निर्देश दिया है राज्य सरकारों को कि उनका जो ड्रग इंस्पेक्टर नेटवर्क है वो लोग ये सुनिश्चित करें, बाजार में इंस्पेक्शन करके, कानून उनको वो पावर देता है कि कोई भी ड्रग जिसका कोविड में इस्तेमाल होता है उसकी कालाबाजारी न हो। राज्यों में इस जीवन रक्षक दवा के नाम पर नजर रखनी होगी जिससे इसकी कालाबाजारी रोकी जा सके। वहीं दवा की बड़ी मांगों को लेकर इसे बनाने वाली कंपनियों ने भी आने वाले दिनों में दवा की ज्यादा आपूर्ति की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिला के रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर अब देखिए, सबसे पहले समझिए रेमडेसिविर, देखिए ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये एक ड्रग है, इंजेक्शन फॉर्म में आती है। और ये किन पर कारगर है? जो माइल्ड टू मॉडरेट जो पेशेंट्स हैं और खासकर जिनका हाइपोक्सिया कंट्रोल में है, यानी कि जिनकी ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल में है, उन पर यह दवा खासी कारगर पाई गई है। जैसे कि हमने रिपोर्ट में आपको बताया कि 15 दिन से जो हॉस्पिटलाइजेशन के डेज होते हैं 15 दिन से घटकर 11 दिन, यानी कि आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अब दिक्कत यह है कि बाजार में ये दवा का एक्चुअल जो प्राइस है ये दो कंपनियों ने रखा है 4,000 से 5,500 रुपए के बीच में, लेकिन ये बिक रही है 50,000 रुपए में। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि ये कालाबाजारी क्यों, इसके पीछे के कारण क्या है। सबसे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। हमारी संवाददाता नेहा ने एक मेडिकल स्टोर पर जाकर यह समझने की कोशिश की कि क्या आम मेडिकल स्टोर पे रेमडेसिविर मिल रही है या नहीं मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे जब इसका इस्तेमाल बढ़ा तो इसकी कालाबाजारी की खबर भी आने लगी। खबर ये भी है कि 40 से 60,000 रुपए तक का भी ये दवाई बेचा गया है लोगों को। मैं यहाँ परेल में मौजूद हूँ, मुंबई के परेल में मौजूद हूँ और ये जायजा लेने आई हूँ क्या यहाँ के मेडिकल स्टोर्स में ये दवाई मौजूद है या नहीं, और अगर है तो किस दाम पर बेची जा रही है। तो चलिए जानते हैं। रेमडेसिविर मेडिसिन है क्या? रेमडेसिविर मेडिसिन है नहीं, मंगा के मिलेगा। मंगा के मिलेगा? कितने में मिलेगा? कितना? 3,500। मतलब ऑर्डर देना पड़ेगा ना? कब तक अवेलेबल हो पाएगा? आज देंगे कल मिल जाएगा। आज देंगे कल मिल जाएगा। शुक्रिया। रेमडेसिविर मेडिसिन होगा क्या? हॉस्पिटल काउंटर में मिलेगा। हॉस्पिटल काउंटर रेमडेसिविर मेडिसिन होगा क्या? नहीं गवर्नमेंट सप्लाई है। हाँ, गवर्नमेंट सप्लाई है। गवर्नमेंट सप्लाई। तो जैसे कि आपने देखा कि कुछ मेडिकल स्टोर्स का ये कहना है कि ये दवा सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में ही उपलब्ध है, मेडिकल स्टोर में नहीं। तो कुछ मेडिकल स्टोर का ये कहना है कि ये दवा उपलब्ध हो सकती है अगर आप हमें ऑर्डर दे तो, वो भी 3,500 में। नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। चलिए, और आज हमारे साथ इस चर्चा में बातचीत करने के लिए डॉक्टर रवि मलिक सीएमडी हैं मलिक प्रेडिक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर मलिक, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव गुलाटी साहब हमारे साथ हैं, पूर्व चेयरमैन हैं एली लिली इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है गुलाटी साहब आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा जो कि जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ है राजीव सिंघल साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं AIOCD के। राजीव सिंघल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिंघल साहब, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, ये कालाबाजारी हो क्यों रही है सर? कारण क्या है इसके पीछे? आप दो कंपनियों के प्राइसेस में मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन ये कालाबाजारी क्यों हो रही है, कौन कर रहा है? देखिए, जहां तक बात आपने कालाबाजारी की आपने नेहा की रिपोर्ट में बहुत अच्छे से देखा कि हमारे एक केमिस्ट ने, खुद परेल के केमिस्ट ने बोला कि ये 3,500 रुपए में उपलब्ध है और दूसरे केमिस्टों ने बोला ये उपलब्ध नहीं है। तो ये बात आप निश्चित से माने, ये दवा कंपनी हेट्रो जो अभी तक दवा दे रही थी, क्योंकि सिप्ला की दवा अभी तक आई नहीं है, कल उन्होंने शायद इसको मार्केट में भेजने का कोशिश किया है और आज वो पूरे मार्केट में हिंदुस्तान में पहुंचेगी या कल तक पहुंचेगी। तो जो हेट्रो की दवा है वो हम लोगों को हमारे सिंगल साहब नेहा तो आम पेशेंट बनकर, आम ग्राहक बनकर गई थी, तो वो आम ग्राहक को तो सीधे सीधे बोलेंगे नहीं कि ब्लैक में अवेलेबल है। बात यह है कि ब्लैक में फिर बाद में पूरे षड्यंत्र के तहत बताया जाता है और बाद में कहा जाता है कि आपको 50,000 रुपए, हमारे सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 50 से 60,000 रुपए में ब्लैक में बिक रही है ये। नेहा ने तो ओवर द काउंटर दवा लेने की कोशिश की एक आम ग्राहक के तौर पर। बराबर है, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जब हमारे माध्यम से ये दवा हमारे केमिस्टों के माध्यम से जा ही नहीं रही है
कंपनी का अपना एक चेन सिस्टम है और कंपनी उस चेन सिस्टम के माध्यम से ही ये दवा केवल और केवल हॉस्पिटल पेशेंट को भिजवा रही है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके सामने कंपनी को भेजे हुए 50 ऐसे एग्जाम्पल मेरे मोबाइल पे मौजूद है, जिसमें पेशेंट को हम लोग उसका प्रेस्क्रिप्शन, उसका आधार कार्ड और उसका कंसेंट फॉर्म ये हम बेचते हैं, और कंपनी वहां पे, चाहे वो बॉम्बे हो, नोएडा हो, इंदौर हो या कहीं भी हो, वहां पे कंपनी उपलब्ध कराती है। तो आप ये निश्चित रूप से माने, ये दवा हमारी चैनल के माध्यम से, हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से नहीं जा रही है। कंपनी के जो सप्लाई पॉइंट स्टेट लेवल पे है, उनसे डायरेक्टली इस दवा को हॉस्पिटल में ही भिजवाया जाता है, हॉस्पिटल के पेशेंट के लिए ही भिजवाया जाता है। नहीं, तो, सिंगल साहब जरा खुल के बोलिए, सिंगल साहब जरा खुल के बोलिए ना। दर्शक जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कालाबाजारी किस एंड पे हो रही है। हाँ, कालाबाजारी ये क्या दवा जो विक्रेता है, कंपनी है, कौन कर रहा है कालाबाजारी, जरा बताइए। आपकी फाइंडिंग्स सब सुनना चाहते हैं। जी, मैं आपको फाइंडिंग की बात करूं। फाइंडिंग, मैं एक दवा विक्रेता एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं। हम हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक ये दवा नहीं बिक रही है, सिर्फ कंपनी की डिपो के माध्यम से, और वो हॉस्पिटल को डायरेक्ट दवा जा रही है। और सरकारी हॉस्पिटल को, जो सरकार को मालूम है, उसकी गिनती हमारे पास नहीं है, या हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये दवा सिर्फ हॉस्पिटल को जा रही है। वहां से क्या हो रहा है इसका पता लगाना हमारा बस में नहीं है। हमने हमारे सारे मेंबरों को आगाह तो किया आप है कह रहे हैं कि इसमें रिटेलर जो है, हाँ, रिटेलर और होलसेलर ठीक है। आप कह रहे हैं केमिस्ट जो है, रिटेलर जो है, दवा दोनों उसमें नहीं है। तो गुलाटी साहब, फिर अगर रिटेलर नहीं है, होलसेलर नहीं है, तो फिर अब हॉस्पिटल करेगा नहीं, तो बची कौन? कंपनी। तो क्या कंपनी कर रही है सर ब्लैक मार्केटिंग खुद ही? गुलाटी साहब, ऐसा है कि सिंगला साहब ने मेरे हिसाब से तो सही ही कहा है, और मेरे को थोड़ा सा इलेबोरेट करने दें आप इसमें। हमने, मेरे खुद अपने जान पहचान वाले बहुत पेशेंट्स ने दवा लेने की कोशिश की, और मैंने खुद कंपनी को अप्रोच किया। देखिए, पहली बात तो थोड़ा आपको स्टैटिस्टिक्स दे दूं। दवा जब लॉन्च हुई तो हेट्रो 5000 वायल रोज बना रही थी। अब दूसरी लाइन शुरू हो रही है, और कल 10 तारीख से हेट्रो की जो सप्लाई है वो बढ़ के 10,000 वायल रोज हो जाएगी। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, सिप्ला ने भी कल ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। तीसरी बात यह है कि 15 जुलाई को माइलैन भी ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। तो पहला तो आप ये समझ लीजिए कि सप्लाई जो है बहुत जोर से बढ़ने वाली है। तो अगर मार्केट, ब्लैक मार्केट है या नहीं, ये मैं आता हूं उस पॉइंट पे, लेकिन अगर है भी तो वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब हमने हेट्रोस को संपर्क किया तो हेट्रो ने साफ बताया, जैसे सिंगला साहब ने साफ साफ बोला है, हेट्रो सीधा अस्पताल को ही सप्लाई कर रही है, और वो तब जब अस्पताल फार्मेसी से ही ऑर्डर आता है। अब हो क्या रहा है कि मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर जो है कंसेंट फॉर्म लिखवा के, आधार कार्ड लेके, प्रिस्क्रिप्शन देके पेशेंट से कहता है आप कुछ कीजिए। पेशेंट का, रिश्तेदार का एक ही तरीका बचता है कि वो हॉस्पिटल फार्मेसी को पास जाए, उसको बोले कि जी आप ऑर्डर दीजिए, और वो कुछ घंटों में हेट्रो से वो माल आ जाती थी। मैंने देखा है, आ जाती थी। लेकिन अब देखिए ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में। वहां पे डॉक्टर ने तो कह दिया पेशेंट को आप ले आइए, लेकिन सरकारी अस्पताल की फार्मेसी में दवा है नहीं, और पेशेंट कहां से लाएगा? अब बताइए, दवा फार्मेसी में है नहीं, हेट्रो सिर्फ फार्मेसी को देगी, और गवर्नमेंट का परचेज का अपना एक तरीका है, अपना एक प्रोसेस है, तो वहां अवेलेबल नहीं है। तो मुझे जहां तक पता चला है कि कुछ दवा जो है बांग्लादेश से, क्योंकि वहां पे रेमडेसिविर इंडिया से भी पहले बननी शुरू हो गई थी, तो कलकत्ता के रास्ते बांग्लादेश से कुछ रेमडेसिविर स्मगल, सर बहुत बड़ा बल्क आ रहा है। जी, तो वो जो स्मगल, आप कुछ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश से बहुत बड़ा बल्क आ रहा है, और बांग्लादेश से तो राज्य सरकारें खरीद रही थी। राज्य सरकारें अब तक बांग्लादेश से ही रेमडेसिविर खरीद रही थी। सवाल मैन्युफैक्चरिंग का है। चलिए ठीक है, आपने कहा कि इसमें कंपनी की भी कोई भूमिका नहीं है। तो मैं डॉक्टर मलिक आपसे समझना चाहूंगा, फिर मैं बेजॉन मिश्रा, आप पूरी डिबेट को ध्यान से सुनिए, लेकिन फिलहाल मैं मलिक साहब के पास आना चाहूंगा। मलिक साहब, अभी तक समझ में आया कि रिटेलर बिल्कुल पाक साफ है, होलसेलर पाक साफ है, कंपनी पाक साफ है, हॉस्पिटल पाक साफ है। तो ये बताइए फिर ब्लैक मार्केटिंग के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी राज्य सरकारों को कि भैया आप ब्लैक मार्केटिंग पे कंट्रोल कीजिए? क्या हवा में लिखी गई ये चिट्ठी? देखिए, अगर ये चिट्ठी लिखी गई है तो डेफिनेटली ब्लैक मार्केटिंग हो रही होगी,
और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि ड्रग कंट्रोलर का भी विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। अगर कोई भी आप 10 डिकॉय कस्टमर भेज दो मार्केट में, आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कौन ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखिए, मैं इस चीज से एग्री नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं है, केवल उसके लिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी अगर इसकी शॉर्टेज है, अब क्या है, किसी का भी परिजन जो कोविड से बीमार है और डॉक्टर उसको पर्ची दे देगा, वो तो बेचारा मारा मारा भागेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। तो इसके अंदर बड़े सारे गैप्स हैं। अगर कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को दे रही है तो फिर कैसे ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है। अगर ये हॉस्पिटल से लीकेज होके जा रही है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि इसके अंदर लोगों की जान का भी सवाल है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर एक वायल 50,000 का मिलता है तो इसके अंदर कम से कम 6 वायल की आवश्यकता होती है मरीज को पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए। तो 3 लाख रुपए की दवाई हो गई, जबकि इसका जो प्राइस है वो 4 से 5,000 का है। जो इसकी एमआरपी भी लिखी हुई है वो 4 से 5,000 है। ये बात ठीक है कि भविष्य में आने वाले टाइम में 10,000 आ जाएंगे और वो भी आ जाएंगे, और 4-6 कंपनियां जिनको अलॉट कर दिया गया वो सब प्रोडक्शन कर देंगी। लेकिन अभी की ब्लैक मार्केटिंग जो है वो रुकनी बड़ी आवश्यक है। और इवन अगर बांग्लादेश से भी आ रहा है तो किसके पास ये गारंटी है कि दवाई आ रही है या चूना भर के आ रहा है एक उसके अंदर? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं ब्लैक मार्केटिंग और पैसे से ज्यादा मैं ये कंसर्न हूं कि जो बेच रहा है ब्लैक मार्केटिंग में, वो ये दवाई भी बेच रहा है या क्या चीज बेच रहा है, क्योंकि इसका कोई केमिकल टेस्ट तो कर नहीं रहा। वो तो बेचारे खरीद के आते हैं, मरीज पे चढ़ा देते हैं। अब ये वही दवाई है या कोई और दवाई है जो कि मिल रही है, और खासकर इतना टाइट है कि कंपनी सीधा हॉस्पिटल को दे रही है, लीकेज का स्कोप नहीं है, तो फिर ये कोई चूना बेच रहा है क्या? सवाल तो सर ये भी है कि हमारा बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। सवाल ये भी है कि एक दवा जिसको बांग्लादेश बना सकता है, एक इंजेक्शन जिसको बांग्लादेश बना रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बहरहाल इस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं बेजान मिश्रा, आपका ऑब्जर्वेशन सर, पूरी डिबेट आपने सुनी अब तक की, कहां लीकेज कहां हो रहा है? अब तक तो समझ में आया नहीं मेरे से, आपको कुछ समझ में आया? लीकेज हमको बिल्कुल समझ में आया। लीकेज है तंत्र का काम नहीं करना। यूसी हमारे देश में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल बनाया गया है ताकि इस ढंग के दवाई शॉर्ट नोटिस में अवेलेबिलिटी कर किया जाए। सारे देशों को हमें पूरा मुल्क को मालूम है कि ये दवाई कौन बनाता है, किसका कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है, कितना बनता है। ये तो मार्च महीने में ही इसका जांच हो जाना चाहिए था कि हम लोगों के पास कितना है, क्यों इंपोर्ट करें हम क्यों नहीं दूसरे आज क्यों बना रहे हैं, ये पहले से क्यों नहीं बना। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, एनपीपीए, नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, वो क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं क्या? मेरा जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि उनके पास लीगल पावर है डीपीसीओ के अंडर, वो कोई भी दवाई को एसेंशियल घोषित कर सकता है और घोषित करके उसका प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, उनका प्राइस मैकेनिज्म ला सकते हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं वो? Exactly. और स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया। कितना कर लेगा स्टेट गवर्नमेंट? कितने कर लेंगे? उनके पास इंस्पेक्टर्स कहाँ हैं? बिल्कुल, उनके पास तंत्र कहाँ है? बिल्कुल, उनके पास कुछ नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि पहले तो जो मैन्युफैक्चरर है, आप उन पे जो जोर लगाओ। जो मैन्युफैक्चरर है, जिनके पास लाइसेंस है, जो मैन्युफैक्चर कर सकता है, वो क्यों नहीं फुल मैन्युफैक्चर पे करें? आपने सही सवाल उठाया है। मैन्युफैक्चर पे भी आएंगे, सरकार पे भी सवाल उठाना जरूरी है, मैन्युफैक्चर पे भी सवाल उठाना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, एनपीपीए का जिक्र आपने किया, बिल्कुल नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी का जिक्र आपने किया। बीपीसीओ के पैरा 19 में जब हम एसेंशियल ड्रग्स को घोषित कर सकते हैं, स्टंट के दाम हम कम कर सकते हैं, तो कोरोना से बड़ी तो इमरजेंसी कुछ नहीं आई, पूरी दुनिया में नहीं आई, भारत में नहीं आई, तो फिर हम इसके प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? कालाबाजारी की बात अलग है, लेकिन ड्रग कंट्रोल एनपीपीए क्या इनके प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता? वो क्या कर रहा है, इस पर सवाल उठाना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें तो यही हैं, और ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रही है, 4-5 हजार रुपए का इंजेक्शन अगर 50-60 हजार रुपए में बिक रहा है, तो कौन इसका जिम्मेदार? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं इस बार चर्चा की शुरुआत सेकंड में डॉक्टर मलिक आपसे करना चाहूंगा। डॉक्टर मलिक, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे और जो बेजौन साहब ने भी कहा कि भाई एनपीपीए क्या कर रहा है, क्या एनपीपीए, क्योंकि देखिए जो 2 कंपनियां हमारे पास आई हैं, दोनों कंपनी
आप सिप्ला का प्राइस देखिए, बेसिक प्राइस जो है 4,000 रुपया है, हेट्रो का है 5,400। 1,400 रुपए का ये गैप अपने आप में बताता है कि कुछ कितना बड़ा अंतर है। 1,400 रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है सर। लेकिन छोड़िए, इसमें नैतिक रूप से क्या ये सही है, मैं इस बहस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एनपीपीए पर क्या कर रहा है आप बताइए, उसकी क्या इसमें भूमिका है? मलिक साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, एनपीपीए यानी कि नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी की प्राइस कंट्रोल में क्या भूमिका है? किसने हाथ बांधे हुए हैं एनपीपीए के? और अगर हाथ बांधे हुए हैं, कोई दिक्कत है तो सरकार दूर करे। हाँ, देखिए बिजॉन साहब ने ये कहा कि ये स्टेप्स मार्च में ले लेने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दवाई जो है, जब से एफडीए ने इसको अप्रूव किया एज एन इमरजेंसी ड्रग, जो कि अभी लगभग महीना पहले किया, तभी से इसकी कवायद शुरू हुई है और तभी से इसकी ब्लैक मार्केटिंग वगैरह शुरू हुई है। आपका ये पॉइंट भी बिल्कुल जायज है कि जो दवाई 4,000 की एक कंपनी बेच रही है, तो 5400 यानी 1400 का डिफरेंस ये है। और इसके 6 कोर्स, अगर 6 वायल अगर इसको चाहिए होंगे तो 10,000 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसके अंदर प्राइसिंग कंट्रोल क्या है? जब एक दवाई 4,000 की मिल रही है तो 5400 की ये क्यों मिलनी चाहिए? प्लस इसमें यह भी रिसर्च होनी चाहिए कि इस दवाई को अगर हम जेनरिक बना के बेचते हैं, आपने देखा होगा जो जेनरिक दवाइयां हैं वो सिर्फ 1/4 या 1/6 प्राइस की होती हैं। इसको हम जेनरिक दवाई क्यों ना बना के बेचें, क्योंकि इससे बड़ी कोई महामारी नहीं है। तो हो सकता है जो 4,000 की दवाई है वो केवल 1,200 रुपए की उसकी कॉस्ट आए। देखिए, किसी भी दवाई की कॉस्ट इतनी ज्यादा जनरली नहीं होती है, तो इसको जेनरिक हम बना के क्यों ना लेके आए। तो सरकार के पास में काफी सारे प्रावधान हैं जो कि बड़े जरूरी हैं। प्रावधान है, लेकिन बिल्कुल प्रावधान है, उनका प्रावधानों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि इससे बड़ी इमरजेंसी फिलहाल कोई नहीं हो सकती, सरकारों को सारे प्रावधान करने चाहिए। गुलाटी साहब, लेकिन ये सवाल जो उठा है, मैं चाहूंगा आपका, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी कंपनी चलाई है सर, आपको बहुत बड़ा अनुभव है, ये क्या ये नैतिक रूप से सही है सर? एक कंपनी 4,000 रुपए में बेच रही है, अगली कंपनी 5400 रुपए में बेच रही है, 6 आपकी डोज लगनी है, 24-25 हजार रुपए, आप 1,400 रुपए का डिफरेंस समझ रहे हैं सर एक आम आदमी के लिए? देखिए, एनपीपीए के पास पूरी पावर है और स्पेशली इमरजेंसी मेडिसिन के लिए एनपीपीए प्राइस फिक्स, एमआरपी फिक्स कर सकती है। एक बात, आप उसकी एमआरपी की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो भी समझ लीजिए, उसकी लिमिटेशन भी समझ लीजिए। एनपीपीए की सिर्फ एक पावर है, वो है एमआरपी को फिक्स करना। वो 5400 से घटा के 4,000 कर सकती है, पूरा इख्तियार है, पूरी पावर है। अभी तक सिर्फ एक ही दवाई अवेलेबल थी जो कि 5400 की थी, दूसरी दवाई कल ही आई है और एनपीपीए चाहे तो 5400 को भी घटा सके, एमआरपी फिक्स करती है। लेकिन प्लीज हम सब समझें कि एमआरपी का ब्लैक मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एमआरपी 5400 में भी मिल रही होती तो आज हम ये प्रोग्राम टेलीविजन पे नहीं कर रहे होते। तो एनपीपीए सिर्फ एमआरपी फिक्स कर सकती है। सुनिए सर, प्लीज मेरी बात समझिए। दूसरी बात यह है कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो कंकरेंट भी नहीं है, सेंट्रल भी नहीं है। और एक मिनट, एनपीपीए की प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू होता है और सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है, सारे स्टेट के ड्रग इंस्पेक्टर हैं। इसीलिए डीसीजीआई ने स्टेट्स को चिट्ठी डाली है चेक करने के लिए। ठीक है मिश्रा जी, यूसी पूरा जो फ्रॉड होता है वो एमआरपी लेके फ्रॉड होता है। एज इट इज एमआरपी बहुत एग्जैजरेट करके डाला जाता है, एमआरपी रियलिस्टिक नहीं होता है। प्लीज समझ लीजिए बात को। लोग एमआरपी डालते हैं, सारे जितने बीच के जितने बिचौली लोग हैं उनको ग्रीस करने के लिए पूरा प्राइस डाल देते हैं ताकि कंज्यूमर को बर्डन मिल हो जाए और बीच वाले लोग सब खा पी के गायब हो जाए। यू सी, एमआरपी का कोई ताल्लुकात नहीं है। ताल्लुकात ये है एनपीपीए क्या कॉस्ट वर्कआउट करते हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स है जो बैठकर ये तय कर सकता है कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए और वो तय करते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, करोड़ों रुपया का फाइन कर चुके हैं कंपनीज को, जो लोग प्रॉफिट कमाए हैं हम लोग से।
और अभी तक वो पैसा सरकार के पास नहीं आया है, जिनके ऊपर केस चल रहा है, केस पे केस चल रहा है। लेकिन हमारे देश में तंत्र इतने मतलब क्या बताएं, इतने मतलब लापरवाही है कि लोग कुछ भी कर निकल सकते हैं, लेकिन एक आम उपभोक्ता उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि वो 4000 क्यों होगा, क्यों नहीं 1500 होगा, क्यों नहीं 1000 होंगे? ये तय कौन करेगा? ये एनपीपीए तय करता है हमारे देश के कानून के अनुसार, और उनके पास एक्सपर्ट है जो तय कर सकता है। क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? एमआरपी आज हमारे देश में एक बड़ा चीट है, एक बहुत बड़ा चीटिंग है। एमआरपी एक चीटिंग है हमारे देश में, हम बता रहे हैं आपको। और इस पे अभी बहुत जल्दी हम लोग एक कानून लाने जाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे। और बिल्कुल सर। और मिश्रा सर, आप तो बहुत सारी कमिटीज में रहे भी हैं सरकार की, मुझे लगता है कि ये सरकार तक ये बात जानी चाहिए, एनपीपीए तक बात जानी चाहिए, ताकि ये एमआरपी का जो ये पूरा झोल है, ये कम से कम, क्योंकि आम लोगों को तो समझ में नहीं आता है। आम लोगों को तो बताया जाता है कि एमआरपी पे आप तो बार्गेन कर सकते हैं, उपभोक्ता का अधिकार है, लेकिन एमआरपी के पीछे का झोल जो है समझ में नहीं आता है। रोज आम आदमी चीट हो रहा है, रोज चीट हो रहे हैं, वो रोज के रोज चीट हो रहे हैं, हर मिनट चीट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये चीटिंग है, चीटिंग रुकनी चाहिए सर। राजीव सिंघल, ऑल राइट, राजीव सिंघल, फटाफट से आपसे मेरा आखिरी सवाल। सिंघल साहब, अब ठीक है, अब कहा जा रहा है, जैसा कि डॉक्टर गुलाटी ने भी, राजीव गुलाटी साहब ने भी कहा कि अगले महीने तक 5 लाख तक की सप्लाई आ जाएगी, तो ये कालाबाजारी कंट्रोल होने की उम्मीद है आपको? देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बताया, ये कालाबाजारी हमारे किसी भी केमिस्ट के द्वारा, और जब ड्रग कंट्रोलर जनरल का आदेश आया उसके पहले ही आपके जैसे पत्रकारों ने मुझसे सवाल किया, तो हमने सख्त हिदायत दी अपने मेंबरों को, देश का कोई भी मेंबर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट अगर इस काम में लिप्त पाया गया तो उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, और हम एसोसिएशन लेवल पे भी उसको बाहर करेंगे। हम इसमें ड्रग कंट्रोल जनरल के साथ में हैं। जो इंपोर्ट होके आ रहे हैं उसके बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं है, कहां से इंपोर्ट होके आते हैं और कौन लोग करते हैं, दे आर आउट ऑफ अवर चेन, तो उनके बारे में हम उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है सर, लेकिन आपकी ये बात अच्छी लगी कि अगर कोई केमिस्ट या रिटेलर या होलसेलर कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो आप बतौर जनरल सेक्रेटरी AIOCD के उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बात अच्छी लगी सर। इसी नोट पर हम आज का शो खत्म करते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, थैंक यू सो मच सर। राजीव गुलाटी साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव सिंघल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।